नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे सबसे महत्वपूर्ण सूचना था जिस पर बात की जा सकती थी या करनी चाहिए थी, वो था लॉकडाउन के दौरान काफ़ी दिनों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने आवास से बाहर निकलना। हालात ही ऐसे बन गए थे कि देश के मुखिया और जननायक होने के नाते फ्रंट पे जा कर के समस्याओं को आकलन करना और उसके निदान के लिए उसको नज़दीक से देखने वाली प्रवृत्ति है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की। तो वो फ्रंट पे जा कर के उन समस्याओं को देखना चाहा। तो आज उनका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का दौरा था। अनुकंपन और वो कंपन कौन सा तूफान आया था जिसने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उधर जो तबाही मचाया हुआ है, वो उसको देखने गए थे। माननीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, क्या आप आकर के मुझे आशीर्वाद देंगे तो कृपया आदेश करें, क्योंकि आपका कैमरा दिख रहा है। उसके बाद शाम होते होते हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक जो हवाई दुर्घटना हुआ, वो बहुत ही दुखद था। कल ईद है और हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए ईद सबसे खुशियों का त्यौहार है। जैसे हमारे यहाँ होली में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं कहा जाता है, उसी तरह से ईद में दुश्मन को भी गले मिलने की परंपरा है। हमारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ के सेनाध्यक्ष से लड़ाई हो सकती है, दुश्मनी हो सकती है, विरोध हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी आवाम तो हमारे और आपके जैसे हैं। कल तो हमारे साथ ही रहा करते थे, हम दोनों एक ही साथ रहते थे, लेकिन चूँकि दो कॉलेज फ्रेंडों को प्रधानमंत्री बननी थी और हमारा देश में जो इंग्लैंड से संविधान कॉपी किया गया था, तो वो इंग्लैंड के संविधान में दो प्रधानमंत्री का कोई स्कोप था नहीं, और जिन लोगों ने उस संविधान को कॉपी किया वो भी यहाँ पर लिखना भूल गए, तो वो दो प्रधानमंत्री वाली बात रही नहीं। हालांकि बाद में इधर वे राजनीतिक मजबूरियों ने आवश्यकता आविष्कार के जननी को चरितार्थ किया और दो मुख्यमंत्री आधे आधे टर्म के लिए मुख्यमंत्री जैसे सत्ता के साझेदारी का स्कोप डाला है। लेकिन ये बात की बात है, तब ये थी नहीं, क्योंकि तब कहाँ कोई सोच सकता था कि आदमी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए राजनीति में आएगा, लोकसभा में चुनाव जीत करके पहुंचने के लिए ही समाज में आएगा। ऐसा उस वक्त परिकल्पना थी नहीं, क्योंकि तब आदमी आज़ादी की लड़ाई में अपनी सब कुछ आहुति दे करके आया था। खैर, मुद्दा वो भी नहीं है। मुद्दा एक जो अहम हो गया है वो है कांग्रेस का सेल्फ गोल, जैसा मैंने हेडिंग में लिखा है। मित्रों, मैं बड़ा अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ, मैं 2 दिन पहले तक श्रीमती प्रियंका गांधी जी के उस राजनीतिक बढ़त की मैंने तारीफ किया था। मैंने कहा था कि प्रियंका जी ने अपना राजनीतिक बढ़त योगी मोदी पर ले लिया है और ये उनको फायदा करेगा। लेकिन अमूमन जानते हो क्या होता है, कई आदमी को ना घी नहीं पचता, कई आदमी को मिठाई नहीं पचती। अब जो शुगर का होगा उसको मिठाई दीजिएगा मर जाएगा। उसी तरह से जिसकी लीवर खराब होगी वो घी कहाँ से पी पाएगा। तो कई आदमी को ना जनभावना भी नहीं पचती, कई आदमी को जन समर्थन नहीं पचता, और कई आदमी जनता के भावनाओं को देख पाने की समर्थता को खो देता है। कांग्रेस से वही है। कांग्रेस की स्थिति वो है कि 4 कदम आगे और 6 कदम पीछे। बढ़िया से 2-3 दिन से उन्होंने बहुत बढ़त बना रखा था। देश में, दुनिया में, हर जगह अनपढ़ से अनपढ़ लोग ये कहने पर मजबूर हो गए थे, ये सोचने पर मजबूर हो गए थे, या कह भी रहे थे कि भाई देखिए, बेशक प्रियंका जी राजनीति कर रही हैं, लेकिन बस दे रही है ना, जो लोग पैदल चल रहे हैं उन्हें बसों में बैठा देने में क्या बुराई थी। प्रियंका जी ने 2-4 कदम और आगे बढ़ करके राजनीति का बहुत बड़ा गेम खेला कि आप एक काम करिए, इस पर भाजपा का झंडा लगा लिए। उनको मालूम था कि भाजपा का झंडा भाजपा ही नहीं लगाएंगे, लेकिन भाजपा का झंडा लगा लिए और इसका इस्तेमाल करिए। उन्होंने राजनीति किया था, मतलब वो विशुद्ध रूप से राजनीति थी, लेकिन उसको ना सस्टेन नहीं कर सके। मैं आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी की बात पढ़ूंगा, ये बातें रख लो। वो सस्टेन नहीं कर सके, उसको मेंटेन नहीं कर सके, और तुरंत मामला कल का था और आज ही सेल्फ गोल कर दिया। सबसे तो पहले 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ कांग्रेस से
कांग्रेस में जो कांग्रेस के विरोधी लोग हैं वो कहते हैं कि असल में कांग्रेस कोई पार्टी है नहीं, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और बाकी शेयर होल्डर होते हैं, और वो जो CMD का है वो होता है। कई लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ है नहीं, वहाँ तो जो मालिक है वो बीच के नौकर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर तो हिटलरशाही है, जो हिटलर का आदेश वो करेंगे। वहाँ तो कहा जाता है कि वो तानाशाही, जो जो शब्दों का प्रयोग करे वो अपने अपने हिसाब से है। उस पर मैं शब्दों की बारीकी पर मैं नहीं जाऊँगा कि कौन किन शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन इसको प्रूव स्वयं कांग्रेसियों ने कर दिया। मित्रों, आपको याद होगा कि जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में सबसे पहले पहल करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को पेट में दर्द हो गया, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा शुरू से ही आदत है डायरेक्टर के कट बोलने पर रुक जाना और एक्शन बोलने पर एक्शन में आ जाना। वो जीन बदलता नहीं ना, क्योंकि मैंने R.K. धवन को देखा था। R.K. धवन से हमारी बहुत बढ़िया बातचीत थी, तो मैं देखा एक बार बैठे थे हम लोग, राव साहब का फोन है, यही खड़े हो गए मतलब राव साहब का फोन आया है प्रधानमंत्री कार्यालय से, वो बैठे हैं अपने घर पे, यहीं पे खड़े हो गए जी। तो हमने बोला कि ये हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि जात स्वभाव कभी ना छूटे, टांग उठा के कुकुर मुते। वो चाहे बिल गेट्स का कुत्ता हो या राकेश परमार का, वो टांग उठा के ही मुतेगा, स्वभाव में है। तो कई आदमी की जीन में आ जाता है, वो हट नहीं सकता। तो शत्रुघ्न सिन्हा को उनके अपने लोगों ने एक्शन बोल दिया कि भाई आपको मोदी विरोध करना है। यशवंत सिन्हा जी भी मोदी विरोध किए, कौल साहब भी मोदी विरोध किए। वो एक बड़े पत्रकार थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़ा बढ़िया पत्रकार थे वो, इवन दिमाग से नाम उतर गया उनका। देश के बहुत बड़े पत्रकार थे, कांग्रेस भाजपा में मंत्री भी थे। वो सब लोग मोदी का घनघोर विरोध किए खुले मंचों पर। यहाँ तक शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा तो विपक्षी एकता वाले मीटिंग में भी चले गए, लेकिन तभी मोदी जी ने उनको निकालने की गलती नहीं की। मतलब उनको पूरे 5 साल झेला, सम्मान दिया, और जहां भी कहीं बात आती थी वो कहते थे कि भाजपा के लोग हैं और पार्टी भी डिफरेंस है, भैया विरोध करना उनका अधिकार है, उसमें क्या दिक्कत है, कोई हमारे हाथ तानाशाही थोड़े है। लेकिन अदिति सिंह ने एक छोटा सा बात कहा, मतलब यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और वो पत्रकार महोदय के मुकाबले कोई कुछ भी नहीं था अदिति का बात, लेकिन अदिति को तुरंत निलंबित कर दिया गया और अब उनका निष्कासन भी हो जाएगा। कांग्रेस के ब्लंडर मिस्टेक सेल्फ गोल का शुरुआत वहां से हुआ। उनको अदिति को चिट्ठी नहीं देनी थी, निलंबन नहीं करना था, और आगे बढ़कर के अदिति का मदद करते। वैसे भी कांग्रेस में अदिति जी की क्या हैसियत है अगर कांग्रेस सोनिया गांधी के किसी भी बात पर, लेकिन चूंकि वहां पर गांधी परिवार के अलावा कोई आदमी फन उठा ले, ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता, ऐसे अलाउ ही नहीं है कि कोई आदमी फन उठा ले। जिस तरह से राजा के और राजकुमार के विरुद्ध अगर कोई कुछ बात करता है तो वहां राजद्रोह का मुकदमा चलता है, राजद्रोह जैसा मामला माना जाता है। उसी तरह से कांग्रेस में राज परिवार के विरुद्ध आप सोचेंगे तो आप जाएंगे। अरुण शौरी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरुण शौरी, आप आदरणीय प्रेमनंद जी, धन्यवाद आपका, आपने मार्गदर्शन दिया। चलिए अब आपके ऊपर वाला मार्गदर्शन में पढ़ लूँ। मित्रों, आदरणीय प्रेमनंद, मैं अरुण शौरी साहब का नाम भूल रहा था। एक्चुअली मैं लिख करके कोई स्क्रिप्ट से बोलता नहीं हूँ, तो कई बार होता है ना कि मैं भूल जाता हूँ किसी का नाम, किसी का डिटेल्स, तो वो याद आता जाता है। वो आप लोगों का आशीर्वाद है, को याद आता जाता है तो मैं बोलता जाता हूँ, मुझे बहुत ध्यान रहता नहीं है। प्रेमनंद जी ने ऊपर मेरे को मार्गदर्शन किया है कि ईद के एक दिन पहले पाक में भीषण विमानों का अत्यंत, हाँ जी बिल्कुल, ईद की खुशियाँ मनाने के वो लोग गए थे और वो दुर्घटना के शिकार हो गए। अल्लाह ईश्वर उन सबों के आत्मा को शांति दे। हमारी उनके प्रति संवेदना है, जिनके परिवार के लोग गए हैं उनके प्रति मैं हार्दिक दुख व्यक्त करता हूँ। खैर, मैं बात कर रहा था कांग्रेस के सेल्फ गोल पर। तो क्या हुआ कि अदिति का निलंबन करके वो लोगों को ये कहने पर, मतलब एक शब्द दे दिए कि भाई देखिए, कांग्रेस में राज परिवार के विरुद्ध अगर आप बोलेंगे तो आप जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की यही परंपरा रही है कि हमारे यहाँ बोलने की इजाजत किसी को नहीं है। 1 नंबर परिवार, पहला परिवार मतलब गांधी नेहरू परिवार। लेकिन चूंकि वहां पर राजीव गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के द्वारा पास कैबिनेट के नोट को फाड़ करके रद्दी के टोकरी में फेंकने का अधिकार है, मतलब इससे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो ही नहीं सकता कि वो राहुल गांधी के किचन का मेनू नहीं था कि उनका हलकारा लेकर के आकर सब देखे ना, आज पनीर टिक्का और मलाई कोफ्ता के साथ साथ चिकन कड़ी भी बनाए हुए हैं, लीजिए ना इसमें क्या करेंगे, फट साले कुछ नहीं करेंगे, शाकाहारी अपना रहे हैं।
वो जो कैबिनेट नोट था, राहुल गांधी को ऐसे लगा कि ये मेरे खानसामे का बनाया हुआ लिस्ट है कि धनिया मिर्ची हल्दी ले आइएगा। उन्होंने फाड़ के फेंक दिया कि मैं भी राष्ट्र हित सोचूं कि तेरा धनिया मिर्चा सोचूं। कई बार हम घर में आते हैं, मैं निकलता हूँ, पति कहते यार सामान ले लेंगे, सामान ले ले, देश हित में फेसबुक लाइव करना है, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी का आशीर्वाद लेना है, आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी का आशीर्वाद लेना है, तेरे को मिर्चा धनिया लग रहा है। राहुल गांधी ने बिल्कुल उसी तरह से किया। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पर मन मस्तिष्क में था कि मनमोहन कौन, मनमोहन वही ना हूँ, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि तकनीकी रूप से भारत के संविधान का शपथ लिया उन्होंने, देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री हमारे देश के संविधान में हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी होता है, उससे बड़ी सिविल अथॉरिटी ही कोई नहीं है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन चूंकि राजीव गांधी जी के पुत्र है राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी के नज़र में मनमोहन सिंह की क्या हैसियत थी, क्या पोजीशन थी, वो उस कैबिनेट नोट को फाड़ते होकर जो बोला गया वो पूरी प्रेस में, कोई घर में नहीं पढ़े, कोई हिडन कैमरे में नहीं आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी प्रेस क्लब में। वो भी प्रेस क्लब कहाँ, उनके दादाजी का मकान था वो। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, जो आज प्रेस क्लब है ना, वो आदरणीय फिरोज गांधी साहब का घर था, और उसी में प्रेस क्लब बनाया गया। मतलब वो अपने दादा के मजार पर पिताजी के आत्मा के सामने माताजी के द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री के नोट को ऐसे फाड़ करके फेंक दिए जैसे उनके खानसामे ने रसोई का लिस्ट दिया हो। उस वक्त तक तो किसी ने नहीं कहा कि ये गलत है। अदिति ने तो सिर्फ ये कहा कि आपको राजनीति करने की क्या जरूरत है, आप राजस्थान के लोगों को बुलाइए ना भाई। उन्होंने तो और कुछ कहा नहीं था। हो सकता है राजनीति में अदिति आपका राजनीतिक विरोध कर रही थी, लेकिन माननीय मनमोहन सिंह के नोट को फाड़ने में आपने तो संवैधानिक विरोध किया था। उस वक्त तो कोई आदमी इसको लिया नहीं ना, तो आप पर प्यायला डल जाता, आप पर केस बन जाते, बुक हो जाता, आपका जमानत नहीं होता, क्योंकि आपने कैबिनेट का नोट फाड़ा है। उस कैबिनेट में शरद पवार साहब का साइन है, जो आपका आदरणीय पिताजी से उम्र में बड़े थे। उनकी राजनीतिक हैसियत भी आपके पिताजी से कई गुना बड़ी थी। वो तो राजनीतिक मजबूरी की वजह से आपके पिताजी प्रधानमंत्री बने, वरना मनमोहन सिंह से ज्यादा उपयुक्त शरद पवार साहब होते, या और भी बहुत लोग थे। किन लोगों का नाम धरो, एक ना वीडियो अलग हो जाएगा। आपने उस वक्त तो किसी कांग्रेसी ने आवाज नहीं उठाया। एक अदिति जी के कहने पर सबके सब एकदम टूट पड़े हैं। खैर, अब आज का एक घटना हुआ जिस पर असल मेरा मुद्दा था। जो माइलेज प्रियंका जी कांग्रेस ने लिया था, कल आदरणीय राहुल गांधी जी के शहादत दिवस पर मैं उनको शहादत ही मानूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राणों की कुर्बानी दी थी, बलिदान दिया था। उनको पता था कि मेरे पीछे मेरे जान लेने वाले लोग तुले हुए हैं, लेकिन फिर भी वो कहे कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और देशवासियों पर भरोसा करता हूँ। वो अपने जान को जोखिम में डाले और कुर्बान हो गए। इस बात से रत्ती भर भी मैं पीछे नहीं हट सकता। आदरणीय राजीव गांधी जी का प्राणों की कुर्बानी हुई थी। वो प्राणों की कुर्बानी वाली बात आज यहाँ मैटर नहीं करता। तो जो माइलेज लिया था प्रियंका जी ने कि भाई बसें दे रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो सब अभी बिल्डअप हो ही रहा था। तब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वो कोई 36-37 लाख रुपए का बिल थमा दिया कि ये जो उत्तर प्रदेश के बच्चों को आप लेके गए हैं, वो हमारी बसें जो बॉर्डर तक छोड़ने आई है, इसका 36 लाख रुपया किराया है और 8.5 लाख और कुल 55 लाख रुपये का बिल आ गया। अब मैं जरा कैलकुलेटर पर लेकर के बैठा। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ नहीं, मेरे को गणित का कोई ज्ञान नहीं है, ना ही मेरे को समझ है आप जैसे लोगों का। मैं कैलकुलेटर लेकर के बैठा कि 55 लाख में कितने बसें आई तो किराया क्या बना, कितना किलोमीटर जयपुर से वो हुआ। तो मेरे कैलकुलेटर ने बोला कि देखो जितना तुम्हारा दिमाग है ना उतनी ही सोचो, बड़ी लंबी चीज़ है ये। अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी का मामला है, तुम्हारे बस की चीज़ नहीं। तो मैं उस पर कलम रख दिया। मैं बोला चलो काहे को जोड़ो। मतलब एक तरफ प्रियंका गांधी 1000 बस ले करके तिलमिला रही हैं, 1000 बस ले करके राजनीतिक माइलेज ले रही हैं। राजीव गांधी के शहादत दिवस पर सब के सब एक बार, एक टाइम, एक नियत समय पर फेसबुक आकर के ये बातें कह रहे हैं कि उद्योगपतियों के हाथ बिकी योगी मोदी की सरकार, मजदूर गरीबों की भला नहीं करती, उद्योगपतियों की भला करती है। वो सब लोगों, मैं भी सुना था। मेरे भी फेसबुक पर बहुत सारे कांग्रेसी फ्रेंड है। मेरे फेसबुक पर तो कांग्रेस का आलाकमान भी फ्रेंड है भाई। अब वो चलाते हैं, उनका कोई हलकारा चलाता मैं नहीं जानता, बट लिस्ट तो उन्हीं का है और ऑफिस का भी उन्हीं का है और प्रमाणित आईडी है, फेक आईडी भी नहीं है। लेकिन पता ना कौन चलाता है, मुझे नहीं मालूम है। तो आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी मेरे फेसबुक लाइव पर आए हैं, मैं देखा हूँ क्या वही है, तो वही होंगे। द्विवेदी जी फेसबुक पर आए हैं तो वही होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वही हैं।
तो एक तरफ तो आपने सारा बिल्डअप बना कर रख दिया ताकि योगी जी की सरकार हमारी 1000 बसों को नहीं ले रही है। कई वीडियो भी आया, उत्तर प्रदेश के बसों को धक्का दिया, पुरानी वीडियो, वो पुराने धक्का दे रहे बसों को लेकर के अभी चस्पा कर दिया गया कि देखिए हमारी नई बसों को लोग फिटनेस मांग रहे थे और अपने बसों को धक्का दे रहे थे। खैर, ये तो मैं पहले कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश भर की राज्य सरकारों की एक भी बस फिटनेस में पास हो जाए तो मैं उस डिपो प्रबंधक को आपके माध्यम से सरेआम नमस्कार बोलूंगा, अगर ऐसा हो जाता है तो। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे तरफ से कोई भी डिपो प्रबंधक प्रणाम लेने का लायक ही नहीं। खैर, तो जो तैयार किया था अशोक गहलोत, पता ना किस लिए सेल्फ गोल किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स, कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स मतलब प्रियंका, सोनिया और राहुल, पहले क्लियर हो जाइए। ये जो मैं कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ वो कोई अर्जुन सिंह और नरसिम्हा राव वाला विरोध नहीं है। ये कहीं सोनिया, प्रियंका और राहुल जी की कोई तिगड़ी में से तो कुछ नहीं ना कोई पेच फंस रहा है, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हमारे यहाँ कहा जाता है। आखिर अशोक गहलोत को इस क्रूशियल समय में सिर्फ 35-36 लाख, 35-36 लाख हम जैसे लोगों के लिए भी कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है कि मैं 35 लाख पर एकदम अटेंशन हो जाऊं। ईश्वर के कृपा से 35-36-50 लाख रुपया इतनी बड़ी रकम आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे जैसे लोगों के लिए भी नहीं, मध्य वर्ग में 35-50 लाख लोग देखे सुने हैं, लेकिन अशोक गहलोत के लिए तो 50 लाख रुपया उसी तरह से होगा जैसे कि हम, मेरे घर में आज चौवनी मिल गई थी गिरते हुए चौनी से, कब का छोड़ो। अशोक गहलोत तो इतना भी रिएक्शन नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार से 35 लाख रुपया लेने की जो उन्होंने तगादा कर दिया, रिमाइंडर पर रिमाइंडर मारा, जबकि एक किस्त उत्तर प्रदेश सरकार दे चुकी थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात को माइलेज लेने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश सरकार के 1000 बस की फिटनेस की चर्चा हो रही थी उसके पहले एक किस्त राजस्थान सरकार को दी जा चुकी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार के प्रवक्ता, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं ने आज से पहले उस पैसे की बात डिमांड नहीं रखा, ना ही वो चिट्ठियां चला। चूंकि अशोक गहलोत ने दोबारा से रिमाइंडर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, तब जाकर के उत्तर प्रदेश सरकार को बात बतानी पड़ी कि एक तरफ तो आप इस बात के लिए माइलेज ले रहे हैं कि हमारी 1000 बस उत्तर प्रदेश सरकार ले नहीं रही है, और दूसरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को जो आपने बॉर्डर तक छोड़ा हुआ है उसका 36 लाख कुछ रुपया का आपने बिल थमा दिया। ये किस तरह की राजनीति है, ये किस तरह का भोलापन है, या ये किस तरह का समाज सेवा है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। मुझे तो ये लग रहा था कि ये शायद राजनीतिक अपरिपक्वता का असर है, राजनीतिक रूप से अज्ञानता का असर है, और राजनीतिक रूप से निर्णय लेने में कमजोरी का असर है, या कोई और बात है, ये तो वो बताएंगे। तब तक कुछ लोगों ने मेरे को मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ, बीपी भाई ने मेरे को मार्गदर्शन दिया, मैं बीपी भाई को प्रणाम बोल रहा हूँ। बीपी भाई ने लिखा कि आज कांग्रेस के पाले में मोदी विरोधियों का जमवाड़ा बस अस्तित्व मात्र बचाने की लड़ाई है। बीपी भाई वो ठीक है, आज पूरा विपक्ष मोदी से लड़ेगा, वो उसका मुझे बिल्कुल खुशी है, कहीं से तकलीफ नहीं है, क्योंकि सरकार बढ़िया तभी चलेगी जब उस पर विपक्ष की सवारी बढ़िया होगी। मतलब विपक्ष की स्थिति उस मघावत की होती है जो हाथी के सर पे बैठ के आंकुशम मारता रहे, तभी हाथी चलेगी, नहीं तो हाथी मतवाला होकर के उधर उधर चलने लगेगी। विपक्ष का काम उस पायलट का है कि विषम परिस्थिति में भी जहाज को लेकर के सेफ लैंडिंग कर दे, पाकिस्तान जैसा ना करे। विपक्ष का काम उस ट्रेन ड्राइवर का है कि धूल आए, धूसरित आए, तूफान आए, वो रेल को एकदम ले जाकर के गंतव्य तक अपने हिसाब से लेके जाए। विपक्ष का काम उस ड्राइवर का है, निपुण ड्राइवर का। सड़कें चाहे जितनी भी खराब हो, जैसी भी उधल पुधल हो, लेकिन वो गाड़ी को बढ़िया से ले चले कि गाइड का काम करे। विपक्ष का ये काम है। इस देश में विपक्ष का मजबूत होने की मैं दुआ करता हूँ, हर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, इस देश में विपक्ष इतना मजबूत हो कि नरेंद्र मोदी रात में सो ना पावे कि यार कहीं बढ़िया से नींद आ गई तो विपक्ष कुर्सी ना छीन ले। तभी देश की सरकार बढ़िया काम करेगी, तभी नरेंद्र मोदी बढ़िया काम करेंगे। नरेंद्र मोदी को अगर 5 मिनट ये भरोसा हो जाएगा कि जी विपक्ष है ही नहीं है, तो नरेंद्र मोदी लापरवाह हो जाएंगे, आताताई हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी खराब हो जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी में घमंड आ जाएगा कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। कांग्रेस का नाश क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेसियों को ये लग गया था कि अब कोई नहीं है, हम ही हैं।
सोनिया जी को लग रहा था कि मेरा राष्ट्रपति है, मेरा उपराष्ट्रपति है, लोकसभा राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेरा है, हर राज्य में राज्यपाल मेरा है, देश का एम्बेसडर मेरा है, जिसको मैं चाह देती हूँ वो जज बन जाता है। जज बनने की प्रक्रिया तो आप लोगों ने देखा भी था, वो कांग्रेस बड़ी मशहूर वकील बना रहे थे, वो यहाँ पर नहीं करूंगा। मतलब ऐसे ऐसे भी मतलब वहां पर नियुक्तियां हो रही थी। यही उनके मन में घमंड था कि कांग्रेस अभी विपक्ष की हैसियत भी नहीं ले पाई। तो बीपी भाई, वो सब लोग अस्तित्व बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर उनका अस्तित्व बचाने में हमारा देश बच रहा है तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। विपक्ष मजबूत हो, लेकिन अभी सत्ता भाजपा के पास रहे, मोदी के पास रहे, क्योंकि इस क्रूशियल स्थिति में मोदी का होना बड़ा जरूरी है। मोदी का होना इसलिए जरूरी है, कोई मोदी बहुत हैंडसम स्मार्ट नहीं है। मोदी का मतलब यह है कि मोदी को इधर उधर पूछना नहीं है। अपने हलकारे से मुझे सुनो भाई, कुछ आया का वहां से आदेश नहीं, अच्छा ठीक है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग प्रधानमंत्री से नहीं दूसरे से जाकर के पूछे जो प्रधानमंत्री ने क्या बोलना है, क्या कहना है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो चिट्ठी में पूछे कि 1 मिनट साइन करना है। हेलो, पेज नंबर 4 पर एक पीली स्टिकर लगी है, उसका मतलब क्या है? अच्छा, गलती से रख दी, ओके तो साइन कर देता, हाँ जी कर देता। ऐसा भी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए जिनको लगा कि भाई कोरोना से महामारी फैल रही है। एक बार उसने विशेषज्ञों को पूछा इसका उपाय लॉकडाउन, तड़ाक से लॉकडाउन का आदेश किया। बहनों भाइयों, कल से लॉकडाउन। यही प्रधानमंत्री होना चाहिए इस विषम परिस्थिति में, ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। लेकिन विपक्ष इतना मजबूत हो कि नरेंद्र मोदी चैन से ना रहे, तभी जाकर के देश की अस्तित्व बचेगी और देश की सरकार बढ़ जाएगा। मेरे भाई विजय बहादुर सिंह अब दिख नहीं रहे, बट उनको प्रणाम बोल रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के बलिया के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, अभी भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति के हैं और संघ के त्रिवर्षीय कोर्स किए हुए हैं। मतलब ये बहुत बड़ी डिग्री होती है संघ के लिए, त्रिवर्षीय कोर्स। मेरे भाई विजय बहादुर, नमस्कार। आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी बोल रहे हैं, एक तो मैं सादर प्रणाम भाई जी को बोल रहा हूँ। ओंकार नाथ सिंह बोल रहे कि भाई साहब नमस्कार, यदि अब तक की सभी सरकारों ने अपने वास्तविक कार्यों को किया होता तो देश में श्रमिक तरुण दुख और दुर्दशा। ओंकार नाथ सिंह जी, मैं बड़ा विनम्रता से क्षमा चाहते हुए आपसे कहना चाहूँगा कि 1952 से लेकर के 2020 तक मजदूर, गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़ी, ये सिर्फ भाषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शासन के फायदा देने के लिए इनका कोई मतलब नहीं है। आपने कभी सुना है कि वित्त मंत्री बजट बनाने के पहले किसी मजदूर को बुलाए हो कि भाई साहब आपको क्या चाहिए? लेकिन आप टीवी में सुनते हैं कि बजट बनाने से पहले उद्योगपतियों से वित्त मंत्री की मुलाकात। मतलब उद्योगपति आते कहते सुनो भाई ये कर देना, वो कर देना, वो कर देना। राकेश परमार जैसे लोग, गरीब आदमी, 2-2 गुर्दा लेकर के चल रहे हैं। एक गुर्दा पर भी इसका काम चल रहा है। एक काम करना, उसका एक गुर्दा निकाल करके देखना, हमारा वो जो कुत्ता बहुत हाफ रहा है ऐसा तो उसके गुर्दे में कमी आ गई। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री 1 मिनट जचवा लेते हैं, लेकिन कहेगा कि एक्चुअली परमार वाला गुर्दा आपके कुत्ते में लगेगा नहीं। क्यों नहीं? आपका कुत्ता ठीक ठाक खाता है, परमार गरीब आदमी सूखे रोटी से अपनी ये शरीर डाला है, इसकी किडनी में वो शक्ति नहीं रही। अच्छा इस साल का बेकार हो गया, हाँ चलो जाने दो, रिजेक्टेड आदमी है। सरकारों ने अब तक यही किया। गरीब कल्याणकारी योजना आज तक कागजों में बनी है, जमीन पर नहीं बना है। नहीं तो आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी, आज के देश में आप जिनको उद्योगपति देख रहे हैं वो सब 1952 के बाद उद्योगपति हैं। 1952 तक किसी का बाप स्कूल में, मतलब पिताजी, बाप अगर थोड़ा सा उचित शब्द नहीं है, मेरे जैसे आदमी जो मर्यादा में रह के बोलता है, तो किसी के पूज्य पिताजी स्कूल में मास्टर थे, तो किसी के पूज्य पिताजी खेत में हल चलाते थे, किसी के पूज्य पिताजी कुछ भी नहीं करते थे। आज वो 1, 2, 3 नंबर पर है, क्योंकि सरकारों ने उसके लिए किया और उसने सरकारों से अपने लिए करवाया, तब जाकर की स्थिति है। लेकिन 1952 में मैं अपने गांव का सबसे खेत वाला आदमी अगर नहीं भी था तो कम से कम बहुत खराब वाला आदमी नहीं था। लेकिन आज चूंकि जमीन मेरी वही थी, अब बढ़ते बढ़ते इतने हो गए हैं कि अब जमीन बांटने की स्थिति भी नहीं रही है। लेकिन वो जो उद्योगपति लोग जिनके पास कुछ नहीं था, अब इतने ज़्यादा में हो गए हैं कि वो क्या कहें। तो उद्योगपतियों के लिए भला किया गया है। कोई भी सरकार, वो बीच की सभी सरकारों ने भाषण में जरूर कहा कि गरीबों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों, जो लुभावने, लोक लुभावने शब्द होंगे, लेकिन कार्य रूप करने के लिए कोई नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। यहाँ पर देश भर में, दुनिया भर में, आप जानते हैं मैं चूंकि कारपोरेट कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सस्ता श्रमिक भारत में है। इसीलिए विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आकर्षित होती हैं। उनको पता है कि हम देश के लिए कुछ भी करेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर
यूनियन कार्बाइड में गैस लीक करके किसी को मार भी देंगे तो कोई कुछ नहीं पूछने वाला। देश का शासन अपने गाड़ी में बैठा करके जहाज में छोड़ेगा और जहाज बिना आर्मी परमिट के हमको हमारे घर छोड़ आएगा। उसके बाद कोर्ट चिट्ठी देती रहेगी, हम जाएंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद हमारा कुछ नहीं होगा। बीपी भाई ने दोबारा लिखा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मेकअप हुआ मजदूर वेशभूषा बानी। वो अपनी अपनी एसयूवी की गाड़ियों में नियत स्थान पर पहुंचे। मीडिया आमंत्रित था, कैमरे तैयार हुए, सभी कलाकार अपनी अपनी नियत जगह पर बैठे। स्क्रिप्ट को आगे से याद किया गया। फिर राहुल बाबा पहुंचे, लाइट कैमरा एक्शन, शूटिंग खत्म। पप्पू बाबा अपनी गाड़ी में मजदूरों को दर्द जान रवाना। मजदूर अपनी एसयूवी एसी गाड़ी में बैठ करके गए। बस स्पेशल मीडिया ने कबाड़ा कर दिया। हाँ, वो मैंने भी फोटो देखा है बीपी भाई कि वो जो महिला राहुल गांधी जी के बिल्कुल सामने बैठी हुई है वो एक एसयूवी गाड़ी में आ रही है, एयर कंडीशनर गाड़ी है ये बिल्कुल। लेकिन आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का कुछ कहा नहीं सकता बीपी भाई, इसलिए मैं उसको बहुत प्रमाणित तौर पर नहीं कह सकता कि वो फोटो सत्य थी, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। हो सकता है वो फोटो सत्य भी हो सकता है वो फोटो असत्य भी हो, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो सोशल मीडिया पर तस्वीर दिख रही थी, मैंने भी उस तस्वीर को देखा है। लेकिन आपकी बातें 100% सत्य है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी तैर रहा है, कुछ भी चल रहा है। आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी ने मेरे को दोबारा मार्गदर्शन दिया है। आप करें कि कांग्रेस सरकार, राजस्थान का भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश के बसों का बिल भेजना गलत नहीं है। योगी जी ने तत्काल भुगतान भी कर दिया, लेकिन इस मदद को ले करके किया गया प्रचार प्रसार एवं लिया गया माइलेज घोर निंदनीय और शर्मनाक है। घोर निंदनीय और शर्मनाक है। आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो राजस्थान की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के बच्चों को जो भेजी थी उसका जो माइलेज लिया था, आदरणीय तिवारी जी को नमस्कार। वो क्या हुआ कि वो 4 कदम आगे और 6 कदम पीछे वाला हो गया। इसको सेल्फ गोल बोलते हैं, बैकफायर हो गया। एक पूरी देश में ये माइलेज बना था कि कांग्रेस ने सड़क पर चल रहे मजदूरों की मजबूरी को समझा। बेशक राजनीति के लिए सही 1000 बस का एक लिस्ट दे दिया, 100, 200, 500 बस उसमें खराब हो सकती थी, लेकिन 100, 200, 500 बसें तो ठीक थी, उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। वो सारा माइलेज आपके एक बयान ने, एक चीज ने उसको गलत कर दिया। आपके एक स्टेटमेंट ने उस सब पर पानी फेर दिया। अब हर जगह यही चल रहा है कि कहाँ तो आप 1000 बस दे रहे थे और कहाँ 30 लाख रुपए के बिल की तगादा कर रहे हैं। दोनों अलग अलग, दोनों का मतलब कहीं तालमेल ही नहीं है, कहीं कुछ उसमें लग ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। बड़े भाई आदरणीय निर्मल सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ, अमित भाई को शुभ आशीर्वाद। निर्मल भी आप बाद में आए। मामला आज का ये था कि कांग्रेस ने ना सेल्फ वोट कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको इसमें से कोई भिन्नता लगती है तो कृपया कैमरा पर आकर के बताइए। मामला पूरा सुन लीजिए। मामला क्या था? मामला ये था कि मैंने भी 2 दिन पहले फेसबुक लाइव में कहा था कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों का जो जखीरा खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के राजनीतिक अस्तित्व पर आंच आ गया था। वर्चस्व की लड़ाई में फेल हो गए थे। उनकी मजबूरी बन गई थी कि उस बसों को किसी न किसी बहाने से हटाना। उन्होंने बसें पुरानी है, खटारा है, फिटनेस नहीं है, लापरवाही है करके उस बसों को वापस किया। उनको करना ही था। मैंने अपने फेसबुक लाइव में बोला था कि अगर प्रियंका गांधी जी वोल्वो, मर्सिडीज और टाटा से भी सीधा बसें ले जाकर के आती ना, तब भी योगी जी उस बसों को नहीं लेते, क्योंकि उनको बस ले लेने मात्र से उनका राजनीतिक पर बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता और योगी जी इतने अपरिपक्व राजनीतिक नहीं है। लेकिन अभी उसका माइलेज कांग्रेस को मिल रहा था। आदरणीय राजीव गांधी जी के शहादत दिवस पर सभी कांग्रेसियों को एक समय एक बार पर एक ही स्क्रिप्ट दी गई थी कि आपने बोलना है कि उद्योगपतियों की सरकार, योगी मोदी की सरकार मजदूरों को मार रही है, हमारी प्रियंका जी की दी हुई बसें नहीं ले रही। खूब माइलेज मिला था, देश भर में चर्चा भी हो गया था, और राजनीतिक में खर्चा, चर्चा, पर्चा यही तो देखी जाती है। लेकिन आज एक घटना हुआ कि आज समाचार चैनलों पर डिबेट में आया, दोनों तरफ की सरकारों ने भी बात कही है कि अशोक गहलोत जी ने उत्तर प्रदेश के बच्चों को जो कोटा से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक अपने बसों से छोड़े हैं,
उसका 35 लाख रुपए का बिल, और पहले मेरे ख्याल से 6-6.5 लाख रुपया का पेट्रोल के लिए, डीजल लेने के लिए लिया था। कुल 50-55 लाख रुपया का तगादा कर दिया है। एक किस्त जा चुके हैं, एक किस्त और आ रही है, वो भी शायद पेमेंट हो गई है। तो मेरा कहना था कि वो करके उन्होंने चारे पर पानी फेर दिया। जो राजनीतिक माइलेज प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने लिया था वो सबका सब धूलधूसरित हो गया, वो वापस पुनर्वसु भव वाला हाल हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि अशोक गहलोत कोई अपरिपक्व मुख्यमंत्री नहीं है, वो बड़ा गंभीर और बहुत ही अनुभवी राजनीतिक है, बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। अशोक गहलोत से ऐसी गलती क्यों हुई? ये मेरा आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की वो जो 3 तिगड़ी है, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, इन तीनों लोगों की तिगड़ी में कुछ ऐसा घटा है जिसमें उसके बैलेंस को काटने का काम हो। ये सिर्फ आशंका है, ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। ये मेरी आशंका है कि कहीं इन ऊपर टॉप लेवल की इंटरनल पॉलिटिक्स का तो परिणाम नहीं है, क्योंकि 30-35 लाख रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं थी जिससे राजस्थान की सरकार गरीब हो रही थी, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी लॉकडाउन में, और उनको ये पैसा मांगना पड़ा। 30-35 लाख रुपया कुछ भी नहीं है सरकार के लिए। अशोक गहलोत के खुद के पास इतना रुपया है कि उसमें 30-35 लाख रुपया का कोई मतलब नहीं है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के पास इतना पैसा है कि कोई नहीं है। अब मामला अगर राजस्थान सरकार की थी तो राजस्थान सरकार का बजट भी इतना ज्यादा है कि 30-35 लाख रुपया कोई मायने नहीं रखता। फिर अशोक गहलोत ने यह राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय क्यों दिया, ये मेरे समझ में नहीं आ रही है। आज का मुद्दा यही था कि कांग्रेस 4 कदम आगे और 4 कदम पीछे चलती हुई, कहीं उसका सेल्फ गोल तो नहीं है, बैक फायर तो नहीं है। आज इसी पर था। आप सब लोगों ने जो मुझे अपना आशीर्वाद स्नेह दिया है, उन सबको मैं हृदय से प्रणाम बोलता हूँ। और पाकिस्तान में विमान दुर्घटना में मारे गए उन सभी दिवंगतों के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ। इस देश से हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। सबको जय श्री राम।